अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम और नाजरीन आपको सीधा लिए चलते हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। शाह साहब कैमरा ऑन है, शुरू हो गया प्रोग्राम। एक मिनट जरा बंद करना ये कर क्या रहे हैं आप? यार फक्की खा रहा हूँ जुनैद साहब, जरा कैमरे बंद करा दें 2 मिनट। फक्की इतनी जरूरी है? क्या ओ भाई ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाली फक्की है, इसके बगैर मैं अब नहीं बोलता। तो सर जी कैमरे बंद कर कराने फक्की खा रहे हो कैसे पैसे खा रहे हो? यार सबको आप लोगों ने बताना होता है, आप प्रेस वाले कोई बात नहीं छोड़ते। बात का पतंगड़ बनाना तो कोई आपसे सीखे। वो शायद अफरीदी ने बेचारे ने अपने दान से बोटी निकाली है, आपने कह दिया वो नस्वार रख रहा है। ਤੁਹਾਡੀ ਫੱਕੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਫੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੰਡੋ। हमारे ब्लड प्रेशर भी आई है। असल में बात यह है जुनैद साहब कि मुझे सेनेट से निकाला गया जब से, मुझे जेलम के एक बुजुर्ग ने ये फक्की दी है। अच्छा, उन्होंने कहा बेटे कि ये फक्की खाने के बगैर तुमने कहीं नहीं बोलना वरना उधर से भी निकाल दिए जाओगे। फवाद साहब वैसे आपस की बात है, अर्ज कर देता हूँ कि अगर आपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लिया ना अपना, तो आपने हिट भी नहीं होना। नहीं जुनैद साहब ऐसी कोई बात नहीं, आप सवाल करें, सवाल के मुताबिक मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है। अच्छा, हाँ जी, माठे माठे सवाल जो हो ना जी उन पे मैं नहीं ब्लड प्रेशर ऊपर जाने देता। आप मुझसे कोई भी अपोजिशन के हवाले से सवाल करें, फिर देखे फकी कहाँ और ब्लड प्रेशर कहाँ। पूछे मुझसे कोई मुशाहिदुल्लाह के हवाले से, या कोई बात करे एहतसाब की, या ये पूछे कि अभी तक आपने क्या किया है, देखो ब्लड प्रेशर मेरा कहाँ जाता है। सर कोई मलेशिया के दौरे के बारे में बताइएगा। देखें जिस तरह की सफारती कामयाबी मलेशिया के दौरे में पाकिस्तान को मिली है, तारीख में इसकी नजीर नहीं मिलती। पाकिस्तान और मलेशिया के दो तरफा जो ताल्लुकात हैं उनको जैसा अरूज इन 2-3 दिनों में मिला है, मेरा ख्याल है पिछले 70 साल में नहीं मिला। बल्कि मैं ये कहने की भी आप लोगों से इजाजत लूंगा, बल्कि मैं इजाजत क्यों लूं, अगर मैंने आपसे इजाजत लेनी है तो मैं वजीर इत्तलात किस चीज का हूं। मैं खुद ये कहूंगा कि ये जो पाक मलेशिया दोस्ती है ये पाक चीन दोस्ती को पीछे छोड़ गई। जितनी कामयाबी पाकिस्तान को इस दफा मलेशिया के दौरे में मिली है, मेरा ख्याल है कभी नसीब नहीं हो सकती। किस बुनियाद पे आप ये दावा करते चले जा रहे हैं? जुनैद साहब आपने नहीं देखा, सारी दुनिया ने यह मंजर देखा है कि मलेशिया की खातून अव्वल ने इमरान खान साहब का हाथ पकड़ा है, बल्कि हाथ मांगा है। और खान साहब आपको पता दे देते हैं हाथ। जुनैद साहब आपने देखा नहीं, मलेशिया की खातून अव्वल ने कहा है इमरान खान साहब को, मे आई होल्ड योर हैंड। खान साहब ने फौरन हाथ आगे कर दिया और उन्होंने कहा कि फाड़ लवो मैं केड़ा इहदे नाल कन्न खुरकंडे। हमने खातून अव्वल का जुमला तो सुना है, लेकिन ये जवाब इमरान खान साहब का ये तो हमारे कानों तक नहीं पहुंचा। नहीं, ये उन्होंने दिल में कहा है। अच्छा, और आपको कैसे पता चला? जुनैद साहब मैं इमरान खान साहब के दिल में बसता हूँ। आप कभी उनसे पूछ के देखें कि आपकी पूरी काबीना में से कौन सा वजीर आपके दिल में रहता है। अच्छा मेरी बात सुने, मेरा अगला सवाल भी यही था। सुनने में ये आ रहा है कि आपकी और खान साहब की जो बढ़ती हुई कुर्बत है उससे पीटीआई के बाद सीनियर लीडर्स जो हैं वो नाला नजर आते हैं। जुनैद साहब आप जानते हैं कि जो बंदा काम कर रहा हो इस मुल्क के अंदर वो बुरा लगना शुरू हो जाए। बिल्कुल मैं काम करके दिखा रहा हूं जुनैद साहब। खान साहब को अल्लाह ताला के फजलो करम से मुझ पे एतमाद है, मुझ पे कॉन्फिडेंस है। लेकिन सीनियर लीडरशिप आपसे नाराज है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जुनैद साहब इमरान खान साहब और मैं एक मिक हो चुके। मैंने इमरान खान साहब से पहले दिन ही कह दिया था तेरी मेरी जोड़ी बड़ी टिच रहेगी, दुआ दिलां दे विच खिच पवेगी, तू माही चैला ते मैं मां तेरा लेला, सॉरी मैं मां तेरी लैला। जुनैद साहब रिजल्ट ऐसे ही नहीं मिलते, कौमें ऐसे ही नहीं बनती, मुल्क ऐसे ही नहीं तरक्की करते।
एक साथ मिल के काम करना पड़ता है। मैं सुबह सुबह जब उठता हूँ सोया हुआ, मैं तो यकीन कीजिए मुंह भी जाके खान साहब के घर धोता हूँ। क्यों? पानी बचाता हूँ मैं। तो वजीर आजम हाउस में चश्मे फूटते। जुनैद साहब ये बात नहीं है, वजीर आजम हाउस के थोड़े पानी को भी ज्यादा समझना चाहिए। फवाद साहब, हम सब जानते हैं कि आप उस 4-5 रुकनी किचन कैबिनेट में शामिल हैं जो रोजाना वजीर आजम हाउस में मिलते हैं, जिनकी मीटिंग होती है। वैसे आपने 4-5 में मिला के मुझे मेरी इंसल्ट की है। जुनैद साहब वो 4-5 बाद में आते हैं, पहले 1 to 1 होते हैं हम लोग। जी हाँ, उससे पहले बहुत सारे बैनुल अक़वामी अमूर पे गुफ्तगू हो चुकी होती है, मशवरे खान साहब को मैं दे चुका होता हूँ। मसलन? पहली बात ही सुन के आप हैरान होंगे, खान साहब से उबला हुआ अंडा छीला ही नहीं जाता। ये मैं उनको बताता हूँ कि जब अंडा उबाल लें उसमें थोड़ा सा नमक डाल ले, छिलका खुद ही उतर जाए। साहब मैं सिर्फ वजीर इत्तलात नहीं, मैं हुकूमत की आपा जुबैदा भी हूँ। छिलके उतारने का फन मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। साहब आप कुक जुनैद साहब मैं वजीर इत्तलात और नशरियात हूँ, छिलके उतार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। जिसने मुल्क लूटा हुआ है सब अंदर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, ये मैं आपको बता दूं। एक तो मैं जब भी बात करता हूँ आप लोग उसका बतंगड़ बनाते। ये पूरी शीशी खा ले, पूरी शीशी सर। पूरा बोल भाई, तेरा तो मुंह पकी है। तो बात हो रही थी अंडे। जुनैद साहब सुबह लाजमन 2 अंडे खाने चाहिए। जिनको ब्लड प्रेशर नहीं वो जर्दी समेत भी खा सकते हैं, मगर जिनको ब्लड प्रेशर है उनको जर्दी नहीं खानी चाहिए। और मैं माफी चाहता हूं, मैं आज जर्दी समेत खा आया। आप बात कर रहे थे खान साहब से अपनी बेतकल्लुफी की। जी हाँ जुनैद साहब, असल में बेतकल्लुफी भी क्या जरूरत है खान साहब। देखिए खान साहब अभी हुक्मरानी की अवाइल उम्री से गुजर रहे हैं, पाँव चल रहे हैं। उनको जरूरत है ऐसे मशीर की, ऐसे उस्ताद की, ऐसे सीनियर की जो उनकी उंगली पकड़ के सियासत और हुक्मरानी की राहदारियों और गुलाम गर्दिशों में से गुजारे। तो आप तो ठीक है, लेकिन फवाद साहब आपके मुंह पे सारे लफ्ज अच्छे नहीं लगते। क्या मतलब? मतलब इस तरह नरम बोलना। नहीं छटावा, ये क्या समझते हैं कि ये बच निकलेंगे? हर किस नहीं। जुनैद साहब किसी को नहीं छोड़ूंगा, फवाद चौधरी किसी को नहीं छोड़ेगा। ये मुल्क बचेगा तो फवाद चौधरी की वजह से, और फवाद चौधरी बचेगा तो इस फकी की वजह से। क्या हो गया? क्या हो गया? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की शुरू हो चुकी है। अभी वक्त ही कितना लगा है। हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि अभी दिन ही कितने हुए। अच्छा सर, ये सोशल मीडिया को रेगुलेट करने वाला क्या मामला है? देखें बीबी, असल में तो सोशल मीडिया अब अनसोशल मीडिया बन गया। जुनैद साहब, मेरा ख्याल है कि इस तरह की बदतमीजियां कहीं किसी और जगह आपको देखने में नहीं मिलेंगी जिस तरह की हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर मिलती है। मैंने आपके बारे में इतनी अजीबोगरीब पोस्ट देखी हैं कि मैं सबके सामने बता भी नहीं सकता। बता दें सर, बता दें। हमने तो जी बताना क्या है, सब देख चुके हैं, हर चीज देख चुके हैं। बड़ी ईद को गुजरे हुए कितनी देर हो गई है? क्या जरूरत है अब ईद की वीडियो को फोटोशॉप करके तो सोशल मीडिया पे फेंकने की? जुनैद साहब, ईद पे कुर्बानी के वक्त किसी का बेड़ा खुल गया है, नथने फुला के इधर उधर फूं फूं कर रहा है, किसी के काबू ही नहीं आ रहा, सख्त गुस्से में है। वजीर इत्तलात बना हुआ है। इसका मतलब है फोटोशॉप करके आपने ही वो वीडियो लगाई। मैं समझता हूं कि इस तरह की हरकत करना इंतहाई मुल्क की बदनामी है। सर एक पोस्ट मैंने देखी है, आप और फैयाजुल हुसैन चौहान साहब इकट्ठे बैठे हुए हैं और नीचे लिखा हुआ है जोड़ी दा की लेना जाए। अब देखे ना, ये तो पीछे कर दे कि ये कितनी गलत बात है। पहली बात तो ये गलत है कि जोड़ी ठीक नहीं बनाई। जोड़ी होती है एक जैसी, अब छोटी बड़ी तो जोड़ी नहीं होती। और सबसे बड़ा नुकसान जो इस सोशल मीडिया का है वो ये है कि पिछली बनाई हुई वीडियोस उठा के
मौजूदा वीडियोस के साथ मिला के तो वो पेश कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल ठीक बात। भाई आपको पहले भी समझा चुके हैं कि यू टर्न जायज है। अब किसी मौलवी से फतवा दिलवाएं आपको। और दूसरी बात जुनैद साहब, अपनी तल्ख नवाई अपनी जगह, मेरा गुस्सा अपनी जगह, मगर ये हकीकत है, इसको आप झुठला नहीं सकते कि जब तक इस मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस नहीं आएगा ये मुल्क तरक्की की पटरी पे नहीं चढ़ेगा। अरे बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जैसे मुशाहिदा मेरा मुशाहिदुल्लाह जैसे लोगों ने मुल्क लूटा है, मैं नहीं छोड़ूंगा इनको अंदर करना पड़ेगा जब तक आप लूटी हुई रकम वापस नहीं करेंगे। कभी मुल्क सीधा नहीं हो सकता। फकी मुक गई है, फकी मुक गई है, कॉन्फ्रेंस अभी जारी है, फकी मुक गई है, नहीं छोड़ेंगे। अंदर सेवन अप पड़ो, सेवन अप, मिर्ची का तड़का, मिर्ची का तड़का, ड्यू ना किया तो फिर क्या जिया, ड्यू ना किया तो कैसे जिया। छोटा सा मसला हमारे साथ रहिएगा। अपने फिक्रे को हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं उस जबान में जो जबान हमारी नहीं है, तो इस अमल में हमारी जो जहानत है वो खो जाती है, वो कहीं गुम हो जाती है, चुप लग जाए। हम जो बात कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते। अच्छा यार, ये एक माशरे का अजीब चलन बन गया, बल्कि यार टेंशन ना लिया करो, तुम मुझे बताओ क्या हुआ है। बताने लगो, सुन तो लो। ये लम्हे फिक्री है जी। और लम्हे फिक्री क्या है, मैं तुम्हें एक मिसाल से समझा देता हूँ। मेरे एक दोस्त है, उनका माशाल्लाह बच्चा जो है वो 3 साल का हो गया, तो उनको ये फिक्र लाक हो गई कि ये अभी तक बोलना नहीं शुरू किया इस बच्चे ने। तो वो डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने स्पीच थेरेपिस्ट जो है उसको रिकमेंड किया। बिल आखिर वो स्पीच थेरेपिस्ट के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि ये बच्चा हमारा बोल नहीं रहा। तो थेरेपिस्ट ने पूछा कि जी आप आपस में कौन सी जबान में बात करते हैं? उन्होंने कहा जी उर्दू में, और अगर मेहमान आए हों तो पंजाबी भी चलती है, उर्दू भी चलती है। कि जो बच्चे के साथ क्या बोलते हैं? कहने लगे जी अंग्रेजी बोलते हैं। कहते हैं क्यों? कहते हैं स्कूल ने पाबंदी लगाई हुई है, पेरेंट टीचर मीटिंग में हमें बुलाया गया था और हमें पाबंद किया गया था कि आपने बच्चे से हर सूरत में अंग्रेजी बोलनी है। अच्छा। तो लम्हे फिक्रिया ये है कि अब खास तौर पे जो महंगे अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ की स्कूल इंतजामिया माँ बाप को इस बात का पाबंद करती है कि आपने बच्चे के साथ अंग्रेजी बोलनी है, और बच्चे को भी पाबंद करती है कि मामा पापा के साथ अंग्रेजी बोल, जरा गोगा जी मामा पापा के साथ अंग्रेजी बोलनी। बच्चा बेचारा अंग्रेजी बोलने के चक्कर में बोल ही नहीं पाता, जो स्कूल को नहीं। ये एक नया एक साइंस की रूह से ये पहलू सामने आया है कि अगर बच्चा अपनी मादरी जबान में बात ना करे या उस पर पाबंदी लगा दी जाए या उसको उसकी हौसला शिकनी की जाए, तो उसके बोलने में भी ताखीर होती है, वो देर से बोलना शुरू होता है। हम इस मौजू पर कई दफा बात कर चुके हैं, इसके जो नफसियाती नुकसानात हैं उन पर कई दफा बात कर चुके हैं। ये एक बिल्कुल नया पहलू सामने आया है। मैं कहता हूँ जी कि कई दफा ऐसा महसूस होता है कि हम गुमशुदा लोग, बिल्कुल हम अपने आप को तलाश करते करते ही अपनी जिंदगी खत्म कर। क्या खूबसूरत बात। हमें यही नहीं पता चलता कि हम कौन हैं, हम किस तरह जिंदगी गुजार सकते हैं, हमें क्या करना कल चाहिए। बिल्कुल यही डायलॉग बोलते बोलते गोगा जी एक शादी हॉल में चले गए। हे मैं कौन हूँ, मैं किधर आ गया, उठते रही ऐसी ऐसा तू सही। यकीन करो, सीरियसली ईमान से बहुत बुरी हो रही है हमारे साथ। हमारा कल्चर जो है ना जी, हाँ जी, वो सारा बिखर गया, चेंज हो रहा है। यस, वो बिल्कुल इस तरह हो गया जिवें बांदरा रजाई पाड़ी होंगी। अब आप पूछेंगे कि बांदर ते रजाई लेंदे ही नहीं, उन्हें पाड़नी किथों है। मगर मेरा तजर्बा है कि मरी के अंदर सज्जे खबे बड़े बांदर होते हैं, और अगर आप रजाई बाहर सूखने के लिए डाल के अंदर घुस जाए तो बांदर आके सारी रजाई पाड़ देंगे। सिर्फ इस गलों कैसी जो ठंड च दरख्तां ते लटके हैं तो तुही ये क्यों लैके सो। ये देखो कि हमारे जो मतलब हुक्मरान है उनको ये बुनियादी बात, बुनियादी नुक्ता क्यों समझ में नहीं आता
کہ جب آپ دوسرے کی زبان زبردستی ہم پر تھوپنے کی کوشش کریں گے تو اس کا لامحالہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے سوچنے پر پابندی لگ جائے گی. یعنی ہم سوچ کے عمل کو دبا دیتے ہیں, روک دیتے ہیں. جب ہم دوسری زبان میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو دراصل ہم دوسری زبان میں سوچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. بولنے سے پہلے اپنے فکرے کو ہم ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس زبان میں جو زبان ہماری نہیں ہے. تو اس عمل میں ہماری جو ذہانت ہے وہ کھو جاتی ہے, وہ کہیں گم ہو جاتی ہے, چپ لگ جائے. ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ نہیں پاتے, جس طرح سوچنا چاہتے ہیں سوچ نہیں پاتے. سوچتے ہم جب انگریزی میں ہے تو انگریزی تو میری زبان نہیں ہے. ہاں جی, اور یہ مسئلہ جو ہے نا جی, یہ چپ لگ جانا یہ بہت زیادہ پھیلتا جائے. اب آپ ہر خاندان میں لازماً ایک ادھا بچہ ایسا ہوتا ہے جس کے متعلق سنتے ہیں جی کہ 2 سال دا ہو گیا, 3 سال دا ہو گیا, 4 سال دا ہو گیا, بول نہیں رہا. اس کے لیے واقعی دیکھیں گورنمنٹ کو نا جی اصل میں اور بہت سارے سیاپے پڑے ہوئے. ہر گورنمنٹ کو جو بھی آتا ہے اقتدار میں اس کو اور 36,000 سیاپا پڑا ہوتا ہے. ورنہ میرا خیال ہے کہ اس طرح کے مسائل کے لیے ورکشاپس ہونی چاہیے. اس سے زیادہ ضروری کام کسی حکومت کے لیے نہیں ہو سکتا کہ اپنی نوجوان نسل کی آبیاری کرے. میں تمہیں بتاؤں, میں نے ایک معاشرے کو بہت, اسی وجہ سے تو میں آکے تمہارے پروگرام میں بیٹھا ہوں. میری بات قوم کی کچھ تو آبیاری ہو. میں نے ایک معاشرے کو بہت قریب سے دیکھا ہے, وہاں کے نظام تعلیم کو یا جس طرح سے وہ اپنی یوتھ کو ڈیل کرتے ہیں, اور وہ ہے ترک قوم. یقین کرو کہ بالکل ایسے جیسے گھڑ دوڑ سے پہلے, گھوڑوں کی ریس سے پہلے گھوڑے کی سیوا کی جاتی ہے نا, گھوڑے کی خدمت کی جاتی ہے, یا دنگل سے پہلے پہلوانوں کی خدمت کی جاتی ہے. اس کو بادام کھلائے جاتے ہیں, اس کی مالش کی جاتی ہے, اس کے ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں. ترک قوم کو میں نے دیکھا ہے کہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھ, وہ اپنی نوجوان نسل کے بالکل گھوڑے یا پہلوان کی طرح نخرے اٹھاتے ہیں. اس کی خوراک کا خیال, اس کے جذبات کا خیال, اس کے آرام کا خیال, ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے بچوں کے حوالے سے. اور ہم بچوں کے حوالے سے بالکل ہی لاپرواہ قسم کی قوم ہے. اچھا, یہ ترک قوم کو تو تم نے دیکھا نئی دیکھ سے جوش جو ہے ان کے متعلق بھی سنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو, اپنی اولادوں کو, اپنی اگلی نسلوں کو اسی طرح تیار کرتے ہیں. سب سے زیادہ ان کا زندگی کا جو اہم کام ہوتا ہے وہ یہی ہے, اپنے سے زیادہ اہمیت دینی پڑتی ہے. اچھا, یہ جس مسئلے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں نا کہ ہمارے گھروں میں جو ضرورت سے زیادہ انگریزی پر زور دیا جاتا ہے, ظاہر آگے جا کے سارے امتحانات ہی انگریزی میں ہونے ہوتے ہیں, تو ماں باپ کی بھی ایک مجبوری ہے. ہمارے ہاں ذہانت اور لیاقت کا جو معیار ہے وہ ہے ہی انگریزی, تو ماں باپ بھی بیچارے بے بس ہے, وہ کیا کریں. جب اسکول کی طرف سے یہ حکم نامہ جاری کر دیا جاتا ہے, ان کو پتا ہے آگے جس جگہ پہ کالج یونیورسٹی جہاں بچے نے جانا ہے تو انگریزی کو معیار بنا کے ہمارے بچے کی ذہانت کو جانچا جائے گا, تو وہ بھی لامحالہ انگریزی پر زور دینا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں ایک ہنسی کے لیے ایک چل رہی ہوتی ہے نا بات کہ گھر میں ہم پنجابی بولتے ہیں, کو مہمان آ جائے اس کے ساتھ اردو بولتے ہیں, اسکول میں انگریزی بولتے ہیں, کور میں حساب ہمارا عربی میں. اچھا, اس سے ایک اور نقصان یہ ہو رہا ہے جس کی طرف عام طور پہ لوگ دھیان ہی نہیں کرتے, وہ یہ ہے کہ جب آپ اردو میں بات کرتے ہیں, پنجابی میں بات کرتے ہیں, سندھی میں, پشتو میں بات کرتے ہیں, تو بچے کے ساتھ آپ انگریزی بولتے ہیں اور بچے کو انگریزی خوب آ جاتی ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد جا کے ہوتا یہ ہے کہ بچے اور آپ کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ ڈیولپ ہو جاتا ہے جس کا بہت کم اندازہ ہوتا ہے. اس سے بھی آگے ایک تلخی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بچہ اپنے ماں باپ کو کم پڑھا لکھا تصور کرنے لگتا ہے. کہ آپ کو ماما کیا پتا, آپ کو کیا پتا. وہ اپنے آپ کو سقراط اور بقراط سمجھنا شروع کر دیتا ہے صرف انگریزی کو بنیاد بنا کے. یہ مجھے کیا سنا بات جو میں نے کی ہے ابھی پچھلی چند باتوں سے پہلے, وہ آپ نے اگنور کر دی ہے. سب سے اہم بات ہے وہ اردو بولو, اردو پر سیگمنٹ ہو رہا ہے, نظر انداز کر دیا, اگنور نہیں کر دی. نظر انداز کر دیا آپ نے وہ بات میری. ہم گم شدہ لوگ ہیں, ہم نے اپنے آپ کو گما دیا ہوا ہے. اب ہم اس کی تلاش میں کبھی کسی کو ڈھونڈ لیتے ہیں, کبھی کسی کو ڈھونڈ لیتے ہیں, کبھی کسی کو ڈھونڈ لیتے ہیں. ہمیں اپنی شناخت ہی نہیں رہی. کیا بات. دیکھو ایک سیدھی بات ہے, کوئی اس میں کوئی مطلب راکٹ سائنس نہیں ہے کہ کتنے فیصد ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنے ارد گرد, دیہاتوں کو شامل کر لیا جائے تو یہ تعداد جو ہے 70-80% سے بھی تجاوز کر جاتی ہے, کہ جو بہترین دماغ کے لوگ ہیں,
बेहतरीन दिमाग के लोग हैं, लेकिन अजीजी टाइप। हाँ, लेकिन किसी इम्तिहान में वो कुछ भी नहीं कर पाते, इसलिए कि उनको बेचारों को अंग्रेजी नहीं आती। ये कौन सी ऐसी चीज है कि जिसके बगैर इंसान की तकमील नहीं होती? इंसान ज़हीन नहीं कहलाता। हाय हाय, आज तो तुमने मेरे अंदर की बात की। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। परवेज लाई साहब को मैंने पिछले आपका प्रोग्राम में दरखास्त की थी कि हमारा कुछ करे। उन्होंने हमारा कुछ नहीं किया, अपने बेटे का कर लिया। वो वफाकी वजीर लगवा लिया है, हम उधर ही जनाब कंध के साथ लगे हुए हैं। चिकवा न कर, गिला न कर, ये दुनिया है प्यारी। आज क्या गिला है, आज क्या शिकवा है आपको? तड़पते हमें भी तो बताए ना क्या गिला है, क्या शिकवा है? आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं चला, शो शुरू कर दिया आपने। जुनाद साहब, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। ठीक है, जाओ फिर। गाड़ी साहब, सिर्फ ये बात कहने के लिए आए हैं कि पिछली दफा आपके शो में आपसे दरखास्त की थी, आपने कहा था कि आप अपनी आवाज हमारे प्लेटफॉर्म से बुलंद कर सकते हैं। हमने सोचा था कि परवेज लाई साहब दोबारा हुकूमत में आ गए। वो जब वज़ीर आला थे तो उनकी वजह से हम नौकरियों में, उन्होंने मेहरबानी की थी हमारी जिंदगी पर, हमारे बच्चों की जिंदगी पर, हमारे वालिदैन की टेंशन खत्म की थी। मैंने आपको यकीन दिलाया था कि अब परवेज लाई साहब दोबारा आ गए, वो आपके लिए जरूर कुछ करेंगे। इसीलिए आपने कहा था ना जी, हमारे प्लेटफॉर्म से आके आप अपनी दरखास्त कर सकते हैं। हमने भी दरखास्त की परवेज लाई साहब को। इस वक्त वो माशाल्लाह पंजाब असेंबली के स्पीकर है। स्पीकर को मामूली चीज नहीं होता। साहब, आप तो सिर्फ मस्जिद का चंदा इकट्ठा करने वाले स्पीकर को जानते हैं, ये बहुत बड़ी बला होता है। तो परवेज लाई साहब को मैंने पिछले आपका प्रोग्राम में दरखास्त की थी कि हमारा कुछ करे। उन्होंने हमारा कुछ नहीं किया, अपने बेटे का कर लिया। वो वफाकी वजीर लगवा लिया है, हम उधर ही जनाब कंध के साथ लगे हुए हैं। आप लोग भी परवेज लाई साहब के बेटों की तरह ही हो। हम बेटों की तरह होते तो हमारे पास भी मर्सिडीज होते, हम भी वफाकी वार्डन होते। अपना बेटा तो उन्होंने वफाकी वजीर लगवा लिया, तो हमारा क्या किया है? जुनैद साहब, खुदा की कसम आपको बता नहीं सकता कितने दुखी होते हैं। कई वार्डन में चढ़े कहते हैं कि यार कोई ऑलरेडी जकड़ोजी मिल जाए तो नौकरी छोड़ दे। जुनैद साहब, तनख्वाह भी नहीं बढ़ रही, कोई ग्रेड नहीं बढ़ रहा, कोई तरक्की नहीं मिल रही, कोई हमें अलाउंस नहीं मिल रही। पिछली दफा भी बता के गए हैं, खुदा के लिए अब आप आ गए हैं, आपने हमें महकमे में भर्ती किया था, बल्कि महकमा आपने नया डेवलप किया था ट्रैफिक का। आपका बड़ा एक्शन इकदाम समझा जाता है। इन बेचारों का ऐसा बदकिस्मत शोबा है, शायद पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शोबा ना हो कि जिनका बुनियादी तौर पर सिरे से सर्विस स्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है। इनकी तरक्की कैसे होगी, इनकी रिटायरमेंट, पूरा एक हर डिपार्टमेंट में एक सर्विस स्ट्रक्चर होता है, इनका कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं। अमान से हाँ, हमारा सर्विस स्ट्रक्चर नहीं, तुम्हें नहीं पता? तो फिर मुझे भी इधर ही साथ बिठा ले। बैठ जाओ। वैसे भी अब तुम लोगों की जरूरत कम होती जा रही है, पता ना, अब तो कैमरे लग गए, सीसी कैम लग गए और चालान घर बैठे आ जाता है। आप लोगों का काम जो है वो कंप्यूटर और कैमरास कर रहे हैं। जुनैद साहब, एक मैं आपको बात बता दूं। हाँ, बताओ। ये जितनी मर्जी मशीनरी और जिद्दत इख्तियार कर ले, ये जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी लगा ले, ये पाकिस्तानी है और पाकिस्तान की ट्रैफिक। वो क्या कहते हैं, कैमरों से ये चिराग बुझाया न जाए। कैमरे ज्यादा से ज्यादा चलान कर लेंगे, और चलान की इधर किसको फिक्र होती है? इधर तो एक्सीडेंट की अपनी खोपड़ी की किसी को फिक्र नहीं। किस तरह टल्ले मिनटे करके हमने हेलमेट पुआए हैं। जो अपनी जान की परवाह नहीं करते, उन्होंने कैमरों की क्या परवाह करनी है? ऊपर से जुनैद साहब, ये कैमरे नहीं ट्रैफिक से नहीं कर सकते। कैमरा तो लगा होता है खंबे के ऊपर, कैमरा नीचे उतर के खोटी रेडी वाले को ऐसे कर सकते हैं? यार तेरी मेहरबानी है, खोटी रेडी पड़े कर ले। और कई दफा खोटी रेडी वाला नहीं सुनता तो फिर खोटी को करना पड़ता है, आगे पीछे हो जाता है। कैमरे को क्या समझता है वो वाला खोटा जो अगो चुकिया जाता है? अद्धा खोटा तो वैसे ही कैमरे दे फ्रेम चो बाल टुट जाता, उत्ते टंगिया होता है।
ये वार्डन ही है जो फिर बेचारे खोटे को लटक लटक के वापस नीचे उतार दिए। जुनैद साहब बात ये नहीं है, बात ये है कि तो असल बात बताओ ना, बात है क्या? अगर आपने भी हमारे साथ ऐसे करना तो फिर हम चले जाए। नहीं यार, आप भाई हो हमारे, कैसी बात कर रहे हो? अच्छे भाई हैं यार, अच्छे भाई। यार देखो, जितनी तुम लोगों के हकूक के लिए हस्बे हाल ने बात की है, किसी और ने नहीं की होगी। जुनैद साहब अगर बात की है तो उसका फिर पीछा भी कटे ना। आपको चाहिए था कल जब अनाउंस हुआ कि मुनस्सिर वफाकी वजीर बन रहे हैं, आपको चाहिए था सबसे पहले आवाज बुलंद कटे। चौधरी साहब जो हजारों बच्चे बेचारे भूखे परेशान और माँ बाप की दवाई के हाथों बैठे हुए सड़कों के ऊपर खज्जल हो रहे हैं, उनका कुछ करे, आपने अपने बेटे का कुछ कर दिया। यार सियासत को एक तरफ रखो, ये खुद परवेज इलाही साहब ने जाती तौर पे मुझसे ये वादा किया हुआ है कि वो पहली फुर्सत में आप लोगों की जो तरक्की और जो सर्विस स्ट्रक्चर है इसके लिए वो कुछ करेंगे। पहली फुर्सत में तो उन्होंने वजारत ली है। और यार अभी कुछ टाइम तो गुजर लेने दो। ये पहली फुर्सत नहीं थी। और यार उन्होंने जाती जेब से तो नहीं पैसे देने ना, जाहिर है सरकार के काम है, वक्त तो लगता है। तो यही तो हम कहना चाहते हैं कि उन्होंने कौन सा जाती जेब से करना है, मेहरबानी करनी है ना, कलम ही लेना, उनका आर्डर ही लेना, उनकी जुबान ही चलनी है ना। तो जुबान चलनी है तो वो जुबान मालेड़िए चलाए, उन्होंने मुनस्सिर के लिए चलाए। तुम्हें मुनस्सिर की वजारत पे क्यों एतराज है? बिस्मिल्लाह सट बिस्मिल्लाह 100 वर्ड बने इस तरह के लोगों ने हमें तो बल्टी किया हुआ है। We love them, ऐसी कोई बात नहीं है, हम खुद उनके ताबेदार हैं, मगर कहना फिर यही पड़ता है कि खुदा के वास्ते इन लोगों को भी देख ले। यार तुम तो ऐसे दुखी हो रहे हो जिन्हें हर गड्डी तेरे च बजदी आगे। इतना भी तो नहीं ना यार, नौकरी है। शर्म आनी चाहिए गौड़ी, तुम्हें 2 दफा मैंने छोड़ा है सिर्फ इसलिए कि तुम हमारा साथ दोगे। 2 दफा छोड़ा है ना, आप अगर आते तो इसको एक छोड़ना। नहीं अब तुम आना, मुझे पता है तुम्हारे पास वैगनआर है, नहीं आपके साथ व्हाइट कलर की तुम्हारी गाड़ी, छोड़ना नहीं तुमको, अब आना से तुम। जुनैद साहब इसका तो सीधा सीधा चलान बनता है। क्यों नहीं यार, मैंने खुद कई दफा देखा है, फर्स्ट क्लास चला रहा होता है, व्हाइट कलर की वैगनआर में इतना प्यारा लग रहा होता है। नहीं तो चलान तो बनता है ना, चिट्टी डोड गड्डी टीट कचूड़ ड्राइवर इंज लगता है ढूंढो जिवें दही च कोई कोला सुट गया है, ऊपर से नजर ही नहीं आता, लगता है अंदर गड्डी बैठी हुई है, गड्डी के ऊपर कोई भी नहीं है। वो तो पास आके जब डांट निकालता है ना, फिर पता चलता है कि बैठा हुआ। तू भी चौंक खलोता, आराम काड़ा है, तू भी चौंक खलोता लगता है सफेद दरख्त लगा है। टेढ़ा मुंह है जिवें को जुगत हुई जुगट नहीं तो मजा तो आया है। मजा बड़ा किसने बहाने लगाता है, एक दिन फोन सुन रहा था गाड़ी चलाते हुए, मैंने खड़ा कर दिया, मैंने कहा गौड़ी साहब आप शर्म करें, आप माशाल्लाह दानिश वाले हैं, तो आप फोन चलाते हुए गाड़ी सुन रहे हैं। फोन चलाते हुए गाड़ी सुन रहे, क्या हो गया? मेरा मतलब है कि गाड़ी चलाते हुए फोन सुन रहे हैं, तो कहते ने वो गल्लां कर रहे हैं ना, मैं तो नहीं ना गल्लां कर रहा, मैं तो चुप करके सिर्फ ऑडियो सुन रहा हूँ। इतना दूसरे एंड पे जाहिर है जब बीवी का फोन हो तो खुद तो नहीं बोलता ना बंदा, सुनता है सिर्फ। आप प्लीज हमारे बीवी बच्चों का भी ख्याल करें जुनैद साहब, हमारे माँ बाप का भी ख्याल करें, खुदा के लिए हमारी तरफ से आवाज उठाए परवेज इलाही साहब को जाकर कहे प्लीज हमारा। और यार वैसे मेरी एक बात सुनो, परवेज इलाही साहब ने आप लोगों का ठेका तो नहीं लिया हुआ ना, उन्होंने ठीक है बनाई थी आपकी फोर्स, लेकिन अब तो वो स्पीकर है, अब आपके मसाइल हल करना जो है वो वजीर आला का काम है, हम दरखास्त करते हैं बुजदार साहब से। तो परवेज इलाही साहब को कहे, वजीर आला साहब से कहते, वजीर आला साहब ने हमारे साथ कैसे बात करनी है, वो तो उनके साथ जो बंदा जा रहा होता है उसके साथ भी नहीं बात करते, मुझे लगता है अपने सेक्रेटरी से भी लड़े हुए हैं। तो तुमने बुजदार साहब से अपना मसला हल करवाना, उन्हीं को झुकते लगा नहीं मैं झुकते तो नहीं कर रहा, मैं तो उनको डांट दे रहा हूँ, मैं तो उनको कह रहा हूँ खामोशी से काम कर रहे हैं, बल्कि मैं तो उनको कहना चाहता हूँ जो गड़जते हैं वो बड़जते हैं। ये वाला चला देना, गड़जते बड़जते, पिछला वाला भी ना चलाना। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, आज मैंने एक बड़ी अजीब और गरीब मूंछों वाला बंदा देखा। अच्छा। तो पहले तो मैंने अपने आप को इससे महरूम समझा, तो हल्की सी मुझे शर्मिंदगी हुई, यार नीड़ियां मुझे ली फिर मैं देखो थोड़ी ये ले ला, बहुत बड़ी बड़ी मूंछें थी उसकी। तो मुझे एवं ये में सोचता सोचता आया कि आज मूंछ के मतलब भी बात करनी चाहिए। मूंछ कहते हैं जी, मुछ नहीं तो कुछ नहीं, कई लोग ये कहते हैं, और इसे मर्दानगी की अलामत समझा जाता है जी, अभी भी, बल्कि देहातों में अभी भी पूछे ना। हमारे शो में कोई मर्द नहीं। यार मैं गांव में कहने लगा हूं यार,
गांव में ऐसा सोचा जाता है, और बल्कि गांव में तो मूछें ना रखना बेपर्दगी समझा जाता है। अच्छा। हाँ हाँ, और आपको अब मूछों का मतलब चंद दिलचस्प मालूमात सुनाता हूँ। मूछें मशहूर जो हुई हैं पूरी दुनिया के ऊपर, अच्छा जी, ज्यादा जो रेशो पब्लिसिटी की हुई है ना जी मूछों की, वो 3 किस्म की मूछें। सबसे पहली जो मूछ है ना जी, वो बारीक ऐसे पेंसिल सी जैसे लकीर लगी होती है ना होंठ के साथ, ये बड़ी पॉपुलर हुई है मूछ। हाँ जी हाँ जी, जिमें कीड़ियों की लाइन लगी होंगी है। यार तुम कीड़ियों की लाइन कह रहे हो, कोई 20, 25, 30, 40 साल पहले हर बेहतरीन पॉपुलर हीरो वो वाली मूछें रखता है। मेहदी हसन साहब की थी, या मेहदी हसन साहब की थी, यूसुफ खान साहब की थी, यूसुफ खान साहब, राज कपूर साहब, बहुत सारे लोग ये वो बारीक मूछें रखते थे। अच्छा, दूसरी जो किस्म है बहुत मशहूर हुई, वो हिटलर की मूछ है, जैसे हम मक्खी मूछ कहते हैं, जो इधर ही सिर्फ होती है। जो चार्ली चैपलिन की भी थी, और चार्ली चैपलिन की भी थी, हिटलर की मूछ। चार्ली चैपलिन वाकई यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ये असल में कंजूसी है, ये शेखों की, असल में शेखों ने बालों में भी कंजूसी की, मूछ रख ली थी। यार अगर तुम उनको कैलकुलेट करके बताओ तो ये फजूल खर्ची है, ब्लेड और ज्यादा रगड़ा जाता है। कहाँ ब्लेड हिटलर की बचत होती है अगर सारी मुछा हो। कहाँ हिटलर तो कहाँ शेख कराने वाला डाल दिया। तीसरी जो मशहूर किस्म हुई है ना जी पूरी दुनिया पे मूछ की, उसे स्टालिन मूछ कहते हैं। हाँ हाँ, जिसके बाल ऐसे नीचे को गिरे होते हैं होंठ के ऊपर, गहरी मूछें होती हैं और नीचे गिरी होती हैं, उसे स्टालिन मूछ कहते हैं। ये असल में ज्यादा मशहूर उस वक्त हुई जब ज्यादा कम्युनिस्ट लोग जो थे ना जी, उन्होंने ये स्टाइल अपनाया मूछों का। वैसे तो बहुत से और लोगों ने भी रखी हैं। कायदे आजम की जवानी की तस्वीरें आप देखें, उनकी भी एक तस्वीर में इस तरह की मूछ है। फैशनेबल माशाल्लाह मॉडर्न आदमी थे कायदे आजम साहब, बाहर पड़े हुए थे इंग्लैंड वगैरह, इसलिए वो उनका फैशन, उनका पहनावा, उनका रख रखाव बड़ा मॉडर्न होता था। अच्छा, ये एक फिर मरोड़ी देने वाली मूछ, चोंच जिनकी आगे होती है, चुंजे लोग, जिन नोकदार मूछे जिनको ऐसे करके मरोड़ी भी देते हैं, जो आजकल मेरा ख्याल है बाबरे आज ने भी रखी हुई है। आउट करके वो हल्की सी मरोड़ी देता है, हाथ फेरता है। वही मैच में भी बैठता है मूछों वाला। हाँ हाँ, गुल्लू भट्ट की बड़ी मशहूर मूछ है वो वाली। इस तरह के बहुत सारे और दूसरे लोग हुए, बल्कि यूं भी कह सकते हैं कि कुछ दौर ऐसा रहा है जिसमें बदमाश या बड़े तगड़े जिनका रोब दबदबा होता था, डेरेदार लोग, उन्होंने उस तरह की मूछें रखी होती। अच्छा, सियासतदानों में हमारे पाकिस्तान में खास तौर पे चंद मूछें बड़ी मशहूर हुई हैं। सबसे पहले नवाब ऑफ कालाबाग, उनकी मूछें बड़ी मशहूर होती थी है जी। फिर उसके बाद पीर पगाड़ा साहब की मूछ, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनके बेटे जो हैं उनको भी अल्लाह जिंदगी दे, उनकी भी वैसी ही हैं, उनकी भी मशहूर मूछें हैं। फिर एक भाई साहब राणा सनाउल्लाह भी मूछों के हवाले से मशहूर। यार एक असल बंदे को तुम भूल ही गए हो, कौन? नो डैन नवीद कमर साहब, उनकी भी मूछें बड़ी कमाल है और बड़ी खूबसूरत उनको लगती हैं, क्योंकि खुद भी बड़े क्यूट आदमी। इससे पहले यरदारी साहब ने भी बड़ी तगड़ी मूछें रखी, उनको भी फिर मजबूरन वो कटवानी पड़ गई। या है ना, बच्चों ने कहा होगा कि अबू ना करे थोड़ी मेहरबानी, असि अंग्रेजी यूनिवर्सिटियां च पढ़ के आंडे हैं, तो तुसी आड़तियां वाली मूछें रखी। फिर यरदारी साहब ने वो मूछें मंडवा के अब जरा मॉडर्न सी रखी। अच्छा, मूछों के हवाले से एक और बड़ी दिलचस्प बात जो है वो पब्लिक में डिस्कस होती है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जब भी मार्शल लॉ लगा है या आमरीयत आई है, तो जो जर्नैल आमरीयत लेके आए हैं जितने भी, वो मूछों वाले थे, उनकी मूछें थी। क्लीन शेव जो है ना जी, वो अपना आमर नहीं कोई भी आज तक आया, इसलिए मेरा ख्याल है आजकल माहौल जड़ा ठीक है। यार तुमने असल बात तो बताई नहीं कि रिकॉर्ड किसके पास है सबसे लंबी मूछों का। किसके पास? ये हिंदुस्तानी बाशिंदा है राम सिंह, 14 फुट लंबी मूछें हैं। देखो ना यार, है को गल कर। मेरा ख्याल है कि गिनीज बुक में उसका नाम 1982 से है, अगर वही है अभी तक तो। हाँ जी 14 फुट लंबी मूछें हैं उसकी। 4 बंदे रखे हुए हैं उसने, 2 बंदे इधर वाली मूछ चुकते हैं, 2 इधर वाली फेंक होते हैं। उसमें कपड़े भी सुखा लेते हैं। कई बारी तो दुआ पासियों मूछां पड़ के ते कुड़ियां रसा भी टप लेंदी। रसा फलांगा तो जा सकता है, लेकिन बीच में राम सिंह घूमता हुआ कितना बुरा लगेगा।
अच्छा, फिल्मों के हवाले से भी कई करैक्टरों की मूछें बड़ी कमाल हुई। सुल्तान राय साहब मरहूम ने, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, पंजाबी फिल्मों में उन्होंने हर स्टाइल की, हर किस्म की मूछ लगाई जी वो बड़ी पॉपुलर हुई है। जी बिल्कुल। और फिर अमिताभ बच्चन की एक फिल्म में एक बड़ा डायलॉग मशहूर हुआ था, मूछे हो तो नथु लाल जैसे, वरना ना हो। ये डायलॉग भी पूरे बड़े सगीर में बड़ा लगा हुआ है, बहुत ज्यादा सुना गया। अच्छा, ये मूछों के हवाले से बाकायदा मेले मुनाकद होते हैं। लॉस वेगास जो अमेरिका का शहर है, वहां पे सालाना मेला होता है मूछों का। अच्छा जी। फिर राजस्थान में, हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान में मेला होता है मूछों का। बल्कि उनकी तो राजस्थान की सियाहत का दारोमदार ही मूछों पर है। राजस्थानी मूछों का एक खास स्टाइल होता है। और आखिर पे शायर कहता है, जब जवानी आएगी मूछें तो निकलेंगी जरूर, ये तो मुमकिन ही नहीं सावन में हरियाली न हो। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और आज की अच्छी बात ये पूछा गया, नमाज का शिर्क क्या है? जवाब मिला, जब दिल का किबला और हो और चेहरे का और। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।